जा रहे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक यही देखेंगे कि साइक्रोमेट्री क्या चीज़ है। देखो, साइक्रोमेट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम गैस और वेपर के मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज उनके बारे में स्टडी करते हैं, या सिंपली बोल दो कि मॉइस्ट एयर के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि मॉइस्ट एयर वही है जो ड्राई एयर है या सिंपल एयर है, उसमें कुछ ना कुछ नमी रहती है, तो हम उसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो मॉइस्चर को स्टडी करने का बेनिफिट क्या क्या चीज़ है। तो देखो, होता ये है कि हमारे पास हमारे सराउंडिंग में जितनी भी एयर है या जो भी सराउंडिंग हमारी उसमें एयर तो है, लेकिन वो क्या होती है, मॉइस्ट एयर रहती है, यानी कि वो बिल्कुल ड्राई रहेगी, बिल्कुल सूखी रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ वेपर के कंटेंट्स या वाटर के कंटेंट्स होते हैं वेपर फॉर्म में, तो यानी कि वो मॉइस्ट एयर होती है। तो उसके बारे में स्टडी तो करना ही है, क्योंकि हम हर वक्त उसी एयर के सराउंडिंग में रहते हैं। तो देखो, उसका बेनिफिट क्या है। अगर हम कन्वेंशनल करंट्स की बात करें तो उससे हमें ये पता लगता है कि कब कहाँ पर तूफान आएगा, कब कहाँ पर कितनी सर्दी कितनी गर्मी होगी, यानी कि वेदर के बारे में पता लग जाता है। एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है। उसके साथ ही साथ हमें ह्यूमिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं इसमें, और ह्यूमिडिटी के आपको बेनिफिट्स पता ही हैं। साथ ही साथ अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस में, प्रेशर कंडीशंस में क्या क्या फ़र्क पड़ता है वो सब स्टडी करते हैं। मेन चीज़ जो हम पर इफेक्ट पड़ता है, हम ह्यूमन कंफर्ट के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से उसे बेटर बनाया जा सकता है। उसी के साथ एयर कंडीशनिंग की, देखो हम रूम में एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, रूम में कैसा उसका इफेक्ट पड़ेगा। या अगर हम ऑपरेशन थिएटर की बात करें, सर्जरी वाला रूम है, वहाँ पर किस तरह का हमें ह्यूमिडिटी सेट करनी है, किस तरह की कंडीशंस होंगी। या वेंटिलेशन, या किसी इंडस्ट्री वगैरह में हम कुछ, जैसे ड्राई पेपर की बात करो, वो भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी। तो इन सारी जगह पर हम साइक्रोमेट्री की एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी। बेसिकली अगर आपको अभी ना भी समझ आए क्या एप्लीकेशन है, जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक वीडियोस पढ़ते जाएंगे, आपको उसके बाद अपने आप एप्लीकेशन सामने समझ आती जाएंगी आपको। तो अब आगे स्टडी करते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने लगे, आज स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है। देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी के बारे में, कि ह्यूमिडिटी का नाम आपने सुना होगा हमेशा। ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या चीज़ है कि कितनी नमी है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, मतलब कि हमारे पास एयर तो है ही सराउंडिंग में, उसमें कितने मॉइस्चर है, वो बेसिकली ह्यूमिडिटी है। अब बात करें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, ये मेजर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। सिंपल वही चीज़, ह्यूमिडिटी की बात कर रहा हूँ, वही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, कि मतलब कि कितना मॉइस्चर है एयर में। टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें मेन जो मोटो है वो हमें पता करना है कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है इस टाइम एयर में, वही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर यूनिट से समझने की कोशिश करो तो ग्राम ऑफ मॉइस्चर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। देखो, ग्राम पर मीटर क्यूब करो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब करो, कोई भी यूनिट है, कहने का मतलब ये है कि कोई आपने वॉल्यूम ले लिया, मतलब एक वॉल्यूम में कितने यूनिट ग्राम है, यानी कि अगर आप क्यूबिक मीटर मीटर की बात करो तो एक मीटर क्यूब में कितने ग्राम। अगर आप कोई, अब देखो ऐसी बात है कि एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा, अब ये है नहीं कि पूरे एटमॉस्फेयर को लेके तो आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालोगे। आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालोगे, तो आप पर्टिकुलर एरिया लो, यानी कि आप उस एरिया के 1 क्यूबिक मीटर आप एयर इकट्ठी कर लो किसी तरह से। अब 1 मीटर, उस 1 मीटर जो क्यूबिक मीटर एयर है, उसमें कितने ग्राम जो मॉइस्चर है या वाटर वेपर है, तो वो अगर आपको पता लग जाए तो वो आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में पता लग जाएगा। तो ये बेसिकली था कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है। अब देखो, जैसे कि बात की कि इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम ऑफ मॉइस्चर पर क्यूबिक मीटर से, तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास ये दोनों जा रहे हैं, दोनों की कैपेसिटी है 1 लीटर की, ठीक है, यानी कि इन दोनों में 1 लीटर जो है एयर है। अब हमें पता करना है कि इसमें कितने, अगर देखो फर्स्ट वाले केस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 15 mg, यानी कि 15 मिलीग्राम यहाँ पर इसमें वाटर वेपर या मॉइस्चर है। और अगर सेकंड केस में बात करें तो सेम 1 लीटर एयर है, बट इसमें जो मॉइस्चर है या वाटर वेपर है वो 30 mg, यानी कि 30 मिलीग्राम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो 15 मिलीग्राम पर लीटर होगी, और इस केस में 13 मिलीग्राम पर लीटर होगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में, जिसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बजाय हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेते हैं, जो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पे वॉल्यूम का कोई लेना देना ना हो, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट ना पड़े। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। देखो, कंफ्यूजन की कोई जरूरत है, हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं एक बार। ह्यूमिडिटी बेसिकली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलो, उसका सिंपल यही मतलब है कि कितने वाटर हैं वॉल्यूम में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास दो पार्सल के साइज है यहाँ पर, ठीक है, एक का साइज है 2 मीटर क्यूब और इसका साइज है 1 मीटर क्यूब। अब वाटर वेपर या मॉइस्चर कह लो, दोनों में सेम है, 10 ग्राम 10 ग्राम। अगर हम इस केस में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर वेपर यानी कि 10 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। कितनी इसमें वॉल्यूम है एयर की, वो है 2 मीटर क्यूब। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ जाएगी 5 ग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे सेकंड केस ले लो, तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर वेपर 10 ग्राम
और वॉल्यूम ऑफ एयर है 1 मीटर क्यूब, तो डिवाइड करोगे तो 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहाँ पे ज़्यादा आई, इस केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम थी बट इसमें वेपर वेपर तो दोनों के केस में सेम थे, बट यहाँ पे कम वॉल्यूम में उतने वेपर आ रहे थे, इसलिए इस केस में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा की। क्योंकि हमने कहा कि मास ऑफ वाटर वेपर ओवर वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर 1 यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उसमें कितने यूनिट मास आ रहा है या कितने यूनिट वाटर वेपर आ रहे हैं, वो चीज़ है। तो थी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी इसी की तरह, बट इसमें वॉल्यूम का रिलेशन है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है बस। वो ये है कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर कंपेयर टू द टोटल मास ऑफ एयर पार्सल। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे थे। यहाँ पे मास को ही मास से रेशो, मतलब मास और मास के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने मास वाटर वेपर के हैं टू द टोटल मास ऑफ एयर पार्सल। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या था इस केस में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में, कि हमारे पास दो वॉल्यूम्स थी अलग अलग, उसमें कितना मास था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ये कि दोनों सेम है, यानी कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 kg मास में आप कह सकते हो कि 1 kg मास में कितने kg या कितने ग्राम वेपर हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम बोल रहे थे कि 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब में कितने ग्राम वाटर वेपर हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1 kg में कितने ग्राम वेपर हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे समझो, ये वॉल्यूम था यहाँ पे टोटल मास था। तो ये छोटा सा डिफरेंस है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। ज़्यादातर क्या होता है कि आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सुनने को नहीं मिलेगा, आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहा जाता है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंपेयर किया जाता है। तो कई बार स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है, बट वो है नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं मिक्सिंग रेशियो की, जिसे आप ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। ये सेम एज इट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तरह ही है। इसमें डिफरेंस ये है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम कह रहे थे मास ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल मास ऑफ एयर। यहाँ पे हम बात करते हैं मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। देखो ह्यूमिडिटी रेशियो में हम सिर्फ जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे सिर्फ ड्राई एयर लेते हैं। यहाँ पे क्या टोटल मास है, चाहे ड्राई हो चाहे वेट हो, कोई वो नहीं है इसमें। यहाँ पे टोटल मास की बात करेंगे, बट ह्यूमिडिटी रेशियो में हम सिर्फ बोलते हैं मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। तो ये है ह्यूमिडिटी रेशियो। अब हमने बात की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, इसे हम इस ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ एयर, मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ एयर, ठीक है। यानी कि इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो कुछ भी ले सकते हैं हम, किलोग्राम वेपर पर किलोग्राम ड्राई एयर, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक छोटी सी डेरिवेशन, एक फॉर्मूला डिनोट कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगा। अब स्टडी करते हैं क्या चीज़ है। हमने कुछ एरिया ले लिया यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास एयर का मास जो है वो ma है और मास ऑफ वेपर mv है। तो एयर का जो प्रेशर है वो pa और वेपर्स का प्रेशर pv, और टोटल वॉल्यूम है v, यानी कि va बोलो vv बोलो, टोटल वॉल्यूम v आ गई दोनों, और जो टेम्परेचर है वो t आ गया। दोनों का टेम्परेचर सेम, यानी कि हम t लिख दिया, दोनों की वॉल्यूम सेम, यानी कि हमने उसको v लिख दिया। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा PT, यानी कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PV के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि एयर का प्रेशर और वेपर का प्रेशर दोनों मिलके ही कुछ ना कुछ प्रेशर लगाए, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। अब देखो ड्राई एयर की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल्स टू MRT। हम ड्राई एयर की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं PAVA इक्वल्स टू MARATA। अब हमने लास्ट की स्लाइड में बात की कि VA इक्वल्स टू VV इक्वल्स टू V था, मतलब हमने ये कहा था कि यहाँ पे चाहे VA हो चाहे VV हो, वो V के बराबर होगा, टेम्परेचर और T के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं VA की जगह V लिख रहा हूँ और TA की जगह T लिख रहा हूँ। वैसे वाटर वेपर के केस में ये हो जाएगा PV VV मतलब वेपर इक्वल्स टू MV RV TV। तो यहाँ पर क्या है, VV की जगह मैं फिर से V लिख रहा हूँ और TV की जगह मैं T लिख रहा हूँ। अब दो इक्वेशंस आ गई, ये दोनों को डिवाइड किया, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया फर्स्ट से। तो देखो ये एज इट इज ऊपर की तरफ लिख दी और इसको नीचे की तरफ लिख दिया। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल आउट। तो यहाँ पर MV ओवर MA एज इट इज, ये RV और RA जो है ये इस तरफ ले गया मैं, तो ये मल्टीप्लाइड का साइन में RA और RV हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे इस तरफ जाके, ये इक्वल टू का साइन है बीच में, ठीक है। अब देखो मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ एयर, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, तो इसकी जगह मैंने ओमेगा लिख दिया और बाकी इस टर्म को एज इट इज लिख दिया। अभी जो आ रहा था हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से कि ये स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, तो इसके बारे में हमें पता है कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है R बार बाय M, यानी कि R बाय M यानी कि मोलर मास, ये इसको कह सकते हो मोलर गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए मोलर मास हमें पता है 29.966 होता है, और वाटर की बात करें तो उसके लिए मोलर मास होता है 18.016।
क्योंकि हमें पता है H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, और H2O का मोलर मास हो जाएगा, सिर्फ H2 का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का 16, दोनों को ऐड करोगे 18 आ जाएगा, बट एग्जैक्ट 18.016 होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड होगी, इसमें मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो एयर की है वो वैल्यू, ये वाली एयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, और आरबी की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ गया, ठीक है, ये आर ए और आर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बाकी सब एज इट इज रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, और 18 इसको डिवाइड करोगे तो ये एज इट इज लिख दिया, बाकी पी बी बाई पी एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.622 आ जाएगा, बाकी एज इट इज। तो यहाँ से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारे पास ये रिलेशन आ गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, यानी कि आपको वेपर का प्रेशर पता हो या एम्बियंट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता हो तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का पता लगा सकते हो। तो यहाँ से एक चीज़ और पता लग रही है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसका फंक्शन है, वेपर के प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है 0.622, और पीटी यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसका फंक्शन है, ये पीवी का प्रेशर ऑफ वेपर का ये है। अब हमने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, ये मेन कंसेप्ट है। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है, the proportion of water vapor present in the air in relation to the maximum amount the air can hold at a particular temperature। मतलब कि जैसे अभी सपोज करो कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। जैसे हम डेंसिटी की बात करते हैं, या सिंपल चीज को एक बार फिर से, इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं एक बार कि देखो अभी एयर जो है उसमें कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, ये रेशियो है किसकी, इसकी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। जैसे एक रूम है तो उसमें कितनी स्पेस है, यानी कि अगर एक क्लास रूम है तो उसमें कितने डेस्क आ सकते हैं, और अभी इस वक्त कितने हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो इसको, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें एक चीज़ आती है, वो सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन टेम्परेचर आता है। वो क्या पॉइंट होता है यहाँ पर, वो ऐसा पोजीशन होती है, पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है कि एयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आ जाते हैं, कि मतलब इससे ज़्यादा और नहीं आ सकते वाटर वेपर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। देखो हमने जो अभी बात की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात की थी, तकरीबन सेम ही थे। अब उनसे जो डिफरेंट है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और जो हमने पहले एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक पढ़ा उन पे टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं था, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है। अब एक बार फिर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि किसी स्पेस में, या आप जैसे हम बात करते यहाँ पर ही बात कर रहे थे कि अगर इस स्लाइड की बात करो यहाँ पर, ये यहाँ पर तो हम बोल रहे थे कि जैसे यहाँ पर मास ऑफ एयर ओवर मास ऑफ वेपर, ठीक है। तो अगर हम यही एरिया लें तो इस एरिया में कितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर्स की, वो होगी मैक्सिमम अमाउंट, और इस टाइम इसमें कितने वाटर वेपर हैं, तो ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब एक बार एग्जांपल लेते हैं इसकी। देखो अलग अलग कंडीशंस पे देखते हैं टेम्परेचर पे कैसे ये डिपेंड, कैसे डिफरेंशिएट होता है अलग अलग कंडीशन पे। हमें पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर एट सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन मतलब कि जब मैक्सिमम अमाउंट था हमारे पास कि हाँ इतने वेपर्स जो हैं इस एयर में आ सकते हैं, इक्वल एम वी था कितने मास ऑफ वेपर है, सिंपल सी बात। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। देखो अलग अलग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं समझा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ये वाली स्लाइड है हमारे पास, ठीक है, इतनी इतनी ये एरिया ले लो आप, इतनी स्लाइड है मेरे पास, ये जो एरिया बताया आपको। अब अगर रिलेटिव को इसमें अगर समझने की कोशिश, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इसमें देखो इस स्लाइड में मैंने 3 टेम्परेचर बताया आपको, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 26 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें एक कॉलम और बना सकता था हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी इसकी, 4 कॉलम्स की, और मैंने इसमें कितने बनाए, 3 कॉलम्स। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसकी अगर ह्यूमिडिटी बात करूँगा तो वो हो जाएगी 3, क्योंकि इसमें मैंने 3 बनाए, डिवाइड बाय मैक्सिमम कितने आ सकते थे, 4 आ सकते थे। वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि मान लो ये मास ऑफ वेपर है और ये टोटल मास है इसका, ठीक है, सैचुरेशन कंडीशन पे। तो यहाँ पे 3 मास ऑफ वेपर है, डिवाइड बाय कैपेसिटी इसकी कितनी थी, 4 वेपर की कैपेसिटी थी इसकी। अब समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग टेम्परेचर में कैसे इफेक्ट पड़ता है इसका। देखो पहले अगर 30 डिग्री सेल्सियस की बात करें, देखो 30 डिग्री सेल्सियस से जो मैक्सिमम वेपर अटेंड कर सकता है कोई सिस्टम में, अगर हम बात करें एयर की, तो 30 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम उसमें 16 ग्राम आ सकते हैं, ठीक है, वेपर्स। तो हमने मान लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस में 15 ग्राम पर मीटर क्यूब इसमें
मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस में 1 मीटर क्यूब में एयर हमने जो लिया है 1 मीटर क्यूब, उसमें 15 ग्राम जो वेपर्स हैं हमने ये मान लिया। ठीक है, मतलब इसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी हमने बताया कि 15 ग्राम पर मीटर क्यूब है। और अभी कितने वेपर है उसमें एक्चुअली, अभी इस वक्त हैं उसमें 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसमें अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालें तो एम वी डिवाइड बाई एम वी एस करेंगे तो वो आ जाएगा 66.67 डिग्री, या कितने उसकी 66.67%, इतने आगे उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस में क्या है कि देखो मैक्सिमम जो एम वी एस यानी कि जो, अब ये तो सेम रहेंगे मास ऑफ वेपर, अब ये जो एम वी एस ये है ये कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 30 डिग्री के बाद हम 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि पहले के मुकाबले यहाँ पर अब क्या हो गया, थोड़ी सर्दी हो गई है। अब सर्दी होगी मतलब कि एयर में जो वेपर्स थे वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे कन्वर्ट होके। तो पीछे कितना बच जाएगा, जो पीछे बच गया वो 20, थोड़ी कैपेसिटी कम होगी उसकी। अब जो वेपर अगर उसमें कुछ आ रहे हैं तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वेपर वहाँ पे कम रह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे एमवीएस कम होता जा रहा है, जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी उसकी वो कम होती जाएगी। तो सेकंड केस में 20 डिग्री सेल्सियस था, तो एमवीएस आ गया 12 ग्राम पर मीटर क्यूब, और ये हमारे पास आ गया एमवी आ गया 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 83.33%। वैसे ही आगे लास्ट में आ गई 100%। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतने ही वेपर उसमें आ चुके हैं, तो वो होगी इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यह था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट। देखो आज के वीडियो में हमने जो बेसिक जो पढ़ा कि साइक्रोमेट्री क्या चीज़ है, उसके बाद हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो कि तकरीबन सेम थे, और एक चीज़ डिफरेंट थी वो थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो और एक चीज़ जो बेसिक हमने बात की सैचुरेशन कंडीशन की। देखो सैचुरेशन कंडीशन के बारे में अभी आपको कहा कि मैक्सिमम जो वाटर वेपर हो सकते हैं एयर में वो कंडीशन होगी उसकी सैचुरेशन कंडीशन। आपने जैसे सर्दियों में देखा भी होगा कि क्या होता है कि जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उनमें सुबह सुबह पानी की बूंदें इकट्ठी होती हैं। वो होता क्या है कि अब जो एयर होता है उस एयर में जो वेपर्स होते हैं वाटर के वेपर, वो मतलब वेपर फॉर्म में होते हैं, पानी जो वेपर फॉर्म में होता है वहाँ पर। तो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर होने के कारण वो वेपर फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको वही जो वेपर एटमॉस्फेयर में थे वही पत्तों के ऊपर आपको पानी के रूप में दिखते हैं। और वैसे ही अगर टेम्परेचर और कम हो जाए तो वो आपको फॉग की फॉर्म में या बर्फ की फॉर्म में या आइस की फॉर्म में आपको दिखते हैं। तो ये था सैचुरेशन कंडीशन के बारे में। तो इन तीन चीज़ों के बारे में एब्सोल्यूट, रिलेटिव या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इनके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।